हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर यानी रासायनिक बलगतिकी का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम जो अभिक्रिया होती है उनके वेग और उनको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। मतलब इस पूरे चैप्टर में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग और उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। तो पढ़ लेते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रियाओं के वेग तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। मतलब इस पूरे चैप्टर में हमें अभिक्रिया के वेग और उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करना है। तो बच्चों, फर्स्ट आपकी हेडिंग है अभिक्रिया का वेग या कह सकते हो अभिक्रिया की दर। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। तो माना कोई रासायनिक अभिक्रिया रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ये मैंने कोई रासायनिक अभिक्रिया मान ली। आर है हमारा अभिकारक और P मतलब प्रोडक्ट यानी जो हमें प्राप्त होता है। अभिकारक मतलब होता है जो हमने अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, और P मतलब प्रोडक्ट यानी जो हमें प्राप्त होता है अभिक्रिया में। तो मैंने कोई रासायनिक अभिक्रिया मान ली। तो यहां पर R को मैंने मान लिया जल, यानी मैंने क्या किया, जल ले लिया और जल को मुझे वाष्प में बदलना है। जल को मुझे वाष्प में बदलना है। तो मैंने जो जल है उसकी मात्रा 10 ml ले ली। कितनी ले ली? 10 ml। कब? प्रारंभ में। तो हमने शुरू में मात्रा ली तो टाइम आपका 0 है, ठीक है, क्योंकि हमने अब इसकी मात्रा ली है तो T आपका 0 है। तो वाष्प कितना हुआ? वाष्प आपका हुआ 0, क्योंकि अभी हमने जो टाइम बराबर 0 पर जल की मात्रा 10 ml ली है। अभी हमने उसको वाष्प या गर्म नहीं किया। जैसे इसको गर्म करते हैं तो T बराबर 1 सेकंड पर यहां से मान के चलिए 2 आपका ml जल है वाष्प में बदल गया। तो यहां कितना रहेगा आपका? 8 ml। तो यहां से वाष्प बन गया तो यहां पर रहेगा 8 ml। सेम अगर T बराबर 2 लें तो यहां से 2 मात्रा और उड़ गई, यानी टोटल 4 हो गए, यहां 6 रह जाएगा। ऐसे T बराबर 3 पर यहां पर 4 रह गए, वाष्प बन गया 6। ऐसे T बराबर 4 पर यहां 2 रह गए, ये बनेगा आपका 8। और T बराबर 5 पर आपकी मात्रा 0 रहेगी जल की और पूरा वाष्प में बदल गया। हमने क्या किया? 10 ml जल लिया। शुरू में आपका वाष्प नहीं बनेगा, तो शुरू में 0 मात्रा है वाष्प की। जैसे ही गर्म करना शुरू करेंगे तो T बराबर 1 पर यहां से 2 ml वाष्प बन गया, तो यहां रहेगा आपका 8। तो यहां से 4 वाष्प बन गया तो आपका रहेगा 6। इस तरीके से आपका लास्ट में यहां से पूरा वाष्प बन गया जल, यहां जल की मात्रा 0 रहेगी। अब देखिए यहां हमें क्या करना है कि हमें अगर अभिक्रिया का वेग निकालना है, अभिक्रिया का वेग निकालना है, तो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो होता है अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन डिवाइड बाई समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन। जो आपका वेग का सूत्र होता है वो होता है अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन डिवाइड बाई समय में परिवर्तन। ये आपका अभिकारक के लिए। दूसरा इसका सूत्र होता है वेग बराबर, अब उत्पाद की बात करें
तो उत्पाद में परिवर्तन डिवाइड बाई समय में परिवर्तन। देखिए, और इस सूत्र से अभिक्रिया का वेग निकाले, तो अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। मान लीजिए मैंने t बराबर 1 पर और t बराबर 3 पर हमें सांद्रता में परिवर्तन निकालना है, तो टाइम मैंने क्या ले लिया, जब तक t1 है वो मैंने ले लिया कितना 1, आपका t2 है वो मैंने कितना ले लिया 3, t1 मैंने 1 ले लिया और t2 मैंने 3 ले लिया। तो बच्चों अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन, इसके लिए ये आपका हो जाएगा R1 और इसका ये हो जाएगा आपका R2, यानी T1 पर जो आपका अभिकारक है वो R1 और T2 पर अभिकारक आपका R2। तो अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन R2 माइनस के R1। भाई हम परिवर्तन को कैसे लिखते हैं, परिवर्तन को लिखते हैं लास्ट में से पहला वाला माइनस करते हैं। अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, ये आपका अभिकारक है R यानी अभिकारक की मात्रा। मैंने इन दोनों को लिया है, एक तो इसे और एक इसे, तो परिवर्तन कितना है R2 माइनस R1 और डिवाइड बाई समय में परिवर्तन कितना लिया है T2 माइनस T1, ठीक है। अब देखिए R2 कितना है, R2 आपका है 4, तो 4 माइनस R1 कितना है, R1 आपका 8, तो यहां लिख देंगे हम 8 डिवाइड बाई T2 कितना है, T2 आपका 3, T1 कितना है, T1 आपका 1। इसको सॉल्व करें तो माइनस के 4, ये गया आपका 2, तो ये आपका आ गया माइनस के 2। अगर हम वेग में परिवर्तन निकालना है, तो देखिए ये तो आपका टाइम रहेगा T1, ये हो जाएगा आपका, ये आपका T1 है, ये आपका T2 है, और इसके सामने जो P1 है वो क्या है 2, और इसके सामने जो P2 है वो कितना है 6, P2 6 और P1 2। तो यहां हम रखें तो वेग आपका आएगा उत्पाद में परिवर्तन, यानी T2 माइनस P1, भाई प्रोडक्ट में परिवर्तन तो P2 माइनस P1, समय में परिवर्तन तो T2 माइनस T1। तो इसका वेग निकालना है तो P2 आपका कितना है, P2 आपका 6, क्या लगेंगे 6, P1 कितना है, P1 आपका 2, क्या लगेंगे 2, T2 कितना है, T2 आपका 3 लिया हमने, T1 कितना है, T1 आपका 1, तो इसमें वेग निकलेगा वो है आपका 4/2, तो वेग आपका आ गया प्लस के 2। फिर से समझिए बच्चों, हमने जल की मात्रा 10 ml ली, यानी t बराबर 0 पर, तो वाष्प हमारा नहीं बनेगा। जैसे ही टाइम बढ़ता गया, टाइम आपका 1 सेकंड हुआ तो यहाँ पर 8 रह गया, 2 आपका वाष्प बन गया जल। टाइम जैसे आपका 2 सेकंड हुआ तो यहाँ पर आपका जो अभिकारक है वो 6 रह गए, यहाँ से 4 आपका वाष्प बन गया। ऐसे आपके अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होके 0 हो गया, और जो आपके उत्पाद है प्रोडक्ट वो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 हो गया। अब मैंने क्या किया, t बराबर 1 से और t बराबर 3 पर मैंने क्या निकाला, इसका वेग निकाला। t मैंने 1 मान लिया और t2 मैंने क्या 3 मान लिया। आप किसी को भी मान सकते हो, t1 पर और t4 पर, यानी t1 आपका 1 मान लेते और t2 आपका 4 मान लेते। हमें अंतर निकालना है दो समयों के सापेक्ष।
या दो समयों को लेकर। तो पहला T1 मैंने 1 मान लिया और T2 मैंने 3 मान लिया। तो इसके सामने ये क्या है, ये आपका R1 और ये क्या आपका R2। वेग का सूत्र होता है R2 माइनस R1, यानी अभिकारक जो अभिकारक है उसकी सांद्रता में परिवर्तन डिवाइड बाई समय में परिवर्तन T2 माइनस T1। R2 कितना है T2 के लिए, R2 आपका 4, मैंने यहाँ 4 लिख दिया, माइनस R1 कितना है, तो समय के लिए T1 है उसके लिए 8 है आपका R1, तो मैंने 8 लिख दिया। T2 कितना है 3 और T1 कितना है 1, माइनस किया डिवाइड दिया, आपका आ गया वेग माइनस के 2। अब हम इसके बारे में बात करें प्रोडक्ट के लिए, तो वेग बराबर उत्पाद में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। उत्पाद के लिए T2 माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T1। T2 कितना है, तो T2 के सामने P कितना है, प्रोडक्ट आपका 6, तो मैंने 6 लिख दिया। और T1 के लिए P कितना है 2, तो मैंने 2 लिख दिया अपॉन T2 माइनस T1 3 माइनस के 1, यहां से घटाया मैंने तो 4 बचा, यहां से 2 डिवाइड दिया 2 आ गया। अब देखिए, अब हम चाहे अभिकारक के सापेक्ष निकालें चाहे उत्पाद के लिए निकालें, वेग आपका दोनों के लिए सेम निकलेगा। अभिकारक के लिए जो आपका वेग आया है वो आया आपका 2, लेकिन आया क्या है माइनस के 2, ठीक है। अगर हम उत्पाद के लिए बात करें तो इसका वेग भी कितना है, इसका वेग भी 2 आया, बस अंतर क्या है, इसका जो वेग है वो माइनस में है और ये वेग आपका प्लस में है। क्यों, क्योंकि यहाँ आपके अभिकारक है, अभिकारक की मात्रा घट रही है तो यहाँ माइनस का साइन आया। यहाँ पे क्या है, उत्पाद की मात्रा 0 से 2 2 से 4 बढ़ रही है तो इसलिए प्लस आया। अगर हम ऐसा कुछ करें कि दोनों वैल्यू समान आ जाए तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये आपका +2 है ये -2 है, तो अगर ये आपका प्लस का होता तो दोनों समान वेग निकल जाते। तो करना क्या है, हमें इस माइनस को प्लस बनाने के लिए इस सूत्र में हम माइनस जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, माइनस जोड़ देंगे, माइनस जोड़ देंगे और इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, तो ये आपका आ गया प्लस के 2। तो यहां आप देख सकते हो, तो अभिक्रिया का वेग है ये भी आपका +2 है और ये भी +2 है। तो अभिकारक और उत्पाद के लिए दोनों के जो वेग है वो आपके समान आए। तो आप इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। एकांक समय में, एकांक समय यानी समय में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन, या आप कह सकते हो उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, ठीक है। अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाती है, अभिक्रिया का वेग कहलाती है, ठीक है। दूसरी बात, जब का अभिक्रिया का वेग है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, वेग बराबर माइनस R2 माइनस R1, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा R। T2 माइनस T1 इसको लिख सकते हैं हम डेल्टा T। अगर इसको हम अवकलन के रूप में लिखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या वेग बराबर डेल्टा को हम D लिख सकते हैं, यानी माइनस के dr अपॉन dt। तो आपका वेग का सूत्र नहीं है माइनस के dr अपॉन dt। सेम ऐसे ही से वेग बराबर उत्पाद का परिवर्तन P2 माइनस T1 यानी डेल्टा P, T2 माइनस T1 डेल्टा T, और डेल्टा को अवकलन में हम D लिखते हैं, तो ये आपका हो गया dP अपॉन dt। तो ये आपका उत्पाद के लिए और वो आपका अभिकारक के लिए क्या वेग का फार्मूला बन गया है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा।
तो बच्चों अभी हमने जो वेग का सूत्र पढ़ा था वो था माइनस के R2 माइनस R1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1, मतलब जबकि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। जो दूसरा वेग का सूत्र था वो था प्लस के T2 माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T1, यानी उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन डिवाइड बाई समय में परिवर्तन। तो आपका जो फर्स्ट सूत्र है हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहां मान लिया t बराबर 0, इधर आपका टाइम बढ़ेगा, ऊपर आपकी सांद्रता, ये आपकी है सांद्रता। जो प्रारंभ में मैंने इसकी सांद्रता मानी थी वो कितनी थी 10, जो स्टार्टिंग में इसकी सांद्रता मानी थी वो कितनी थी 10, ठीक है। अब देखिए यहां से जैसे आपकी सांद्रता घटेगी, आपकी सांद्रता घटेगी तो समय बढ़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि T1 0 था, फिर T आपका 1 था, फिर 2 था, अब ये 8 था, वो 10 था, फिर 8, फिर 6, तो समय बढ़ रहा था और आपकी सांद्रता क्या है घट रही है। तो सांद्रता तो घटेगी, यहां से 8 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, तो सांद्रता तो घटेगी और टाइम आपका बढ़ेगा। यहां देखें तो सांद्रता घट रही है 10 से 8, 7, 6 इस तरीके से, और समय आपका इधर से इधर की ओर बढ़ रहा है 1, 2, 3 यानी ऐसे। तो देखिए यहां पर मैंने मान लिया जो R1 था, दूसरी जो आपकी सांद्रता है अभिकारक की वो मैंने R2 मान ली। जब का R1 है उस पर जो समय था वो कितना था, वो था आपका T बराबर 1, जो आपका मैंने माना था T1, R1 मैंने 8 माना था तो T कितना था 1 था, तो R1 के लिए T1 है आपका 1, ठीक है। अगला आपका R2, जो R2 था उसके लिए मैंने जो T2 माना था वो माना था आपका 2। तो यहां आप देख सकते हो कि यहां से यहां तक जो आपका ये है, ये आपका R2 माइनस R1, यानी उसकी जो अभिकारक है उसकी सांद्रता में परिवर्तन यानी डेल्टा R। और आपका यहां से यहां तक जो ये है, यहां से यहां तक ये क्या है, ये आपका समय में परिवर्तन यानी डेल्टा T। फिर से T आपका 0 था, इधर T बढ़ेगा और सांद्रता मैंने ऊपर की ओर शो की है। 10 से आपका सांद्रता नीचे में घटेगी तो मैंने ग्राफ को नीचे बनाया, समय बढ़ेगा तो इसलिए मैंने ग्राफ को इस तरीके से इधर कर दिया। अब मैंने R1 यहां मान लिया तो R1 यहां है तो T1 यहां होगा, क्योंकि R1 T1 का पॉइंट मिलाना है। R2 ये है तो T2 यहां होगा क्योंकि इसका पॉइंट यहां मिलेगा। तो R1 R2 का जो अंतर है वो आपका डेल्टा R, T1 और T2 का जो अंतर है वो आपका डेल्टा T। तो आपका इसका सूत्र होना वो होना वेग बराबर कितना माइनस के डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। ये बन गया आपका वेग जो है उसका ग्राफ, इसके लिए अभिकारकों के लिए। दूसरा आपका T2 माइनस T1, तो इसके लिए हम ग्राफ बनाए। तो मैंने क्या किया, सेम T बराबर 0, समय इधर बढ़ेगा, सांद्रता ऊपर बढ़ेगी। अब देखें यहां क्या क्या था, यहां पर आपका जो समय है वो बढ़ रहा है और समय बढ़ने के साथ साथ उसकी जो T है वो भी बढ़ रही है। पहले 0 थी, फिर 2, फिर 4, तो ये भी बढ़ रही है। आपका जो टाइम है वो भी बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ का T जो है वो प्रारंभ में कितना है 0, तो हमें यहां से इसका ग्राफ बनाना है। मतलब यहाँ पे क्या था, अभिकारक प्रारंभ में 10 था तो 10 के लिए मैंने
यहाँ पर पॉइंट रखा, यानी 1 2 3 ऐसे करके 10 नंबर पे आर के लिए। और पी के लिए जो आपका प्रारंभिक बिंदु है वो कितना है 0, तो हम यहां से इसका ग्राफ बनाएंगे। तो आपका जो पी है वो भी बढ़ रहा है और टाइम भी बढ़ रहा है, तो हमें पी ऊपर बढ़ाना है और टाइम इधर बढ़ाना है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी ऊपर आपका पी यानी उत्पाद बढ़ेंगे और टाइम आपका इधर बढ़ेगा यानी इधर। तो देखिए यहां पर इस बिंदु पर जो है मैंने मान लिया P1 यानी पहला उत्पाद, तो इसका टाइम होगा वो होगा आपका T1 यानी T1 पर जिसका उत्पाद है वो P1 है। यहां मैंने मान लिया इसका दूसरा पॉइंट P2, तो इसका पॉइंट होगा वो T होगा आपका T2, T1 के लिए T1 और P2 के लिए आपका T2। तो देखिए इसके बाद हमारा इन दोनों में अंतर निकला, यहां से यहां तक टाइम अंतर, ये बन गया आपका डेल्टा टी, और इन दोनों का जो अंतर है ये आपका है डेल्टा पी। भाई इन दोनों टाइम में तो अंतर निकलेगा, यहां से यहां तक टाइम, यहां से यहां तक आपका T1 है और यहां से यहां तक आपका कितना है T2, यानी इतना आपका T1 है और ये पूरा आपका क्या है ये आपका है यहां से आता T2, तो ये आपका क्या आएगा इन दोनों का अंतर। सेम यहां से यहां तक आपका P1 है और यहां से यहां तक आपका T2 है, तो P1 ये है P2 ये है, तो P2 माइनस P1 क्या आएगा डेल्टा P। तो इसका जो सूत्र बनेगा वो बनेगा आपका वेग बराबर प्लस के P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1, यानी प्लस के डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो ये बनेगा आपका उत्पाद के लिए ग्राफ। अब इसके बाद हम जो औसत वेग है उसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो बच्चों कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख दिए हैं, उनके लिए एक नोट पॉइंट है उसे हम पढ़ लेते हैं। किसी अभिक्रिया का वेग लिखते समय उसके संगत रस समीकरण नीति है गुणांक का भाग दिया जाता है। अब आपका रस समीकरण नीति है गुणांक क्या होता है, तो रस समीकरण नीति गुणांक का मतलब होता है कि आपकी जो संख्या दे रखी है, मतलब जो आपका समीकरण है, इस समीकरण में जो R यानी रिएक्टेंट जो आपका सूत्र है, जो आपका यौगिक है, उसके साथ जो गणित की वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं रस समीकरण नीति गुणांक। ऐसे आपका जो आपका प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में जो आपकी गणित की वैल्यू है वो है आपका रस समीकरण नीति गुणांक। तो हम किसी भी अभिक्रिया का वेग लिखें तो वेग लिखने के लिए हमें इस संख्या से या रस समीकरण नीति से क्या करते हैं भाग देते हैं। देखिए कैसे, वेग का सूत्र होता है माइनस के डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, R के लिए यानी अभिकारक के लिए, उत्पाद के लिए होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अगर हमें इसका वेग लिखना है तो वेग लिखने के लिए हमें जो R है, R के साथ जो भी इसकी गणित की वैल्यू है, यानी R के साथ जो इसका रस समीकरण नीति गुणांक है, उससे हम इसमें भाग दे देंगे। यानी आपका 3 दिया है R के साथ, तो हमें 3 से इसमें भाग देना है। ठीक है, सेम ऐसे ही अब हम इस प्रोडक्ट की बात करें, इसका वेग निकालें तो इसमें भी हम 2 दिया आपका रस समीकरण नीति गुणांक, तो हम इस प्रोडक्ट में 2 से भाग दे देंगे। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं या सवाल है वो जो आपके आंसर है वो गलत आएंगे। जब सवाल सॉल्व करोगे तो आप ऐसे डिवाइड नहीं दोगे तो आपके आंसर है उसमें कुछ मिस्टेक आएगी। तो कभी भी आप अभिक्रिया का वेग निकालो तो उसके लिए R या P जिससे भी आप वेग निकाल लो उसके लिए आप
उसके रस समीकरणितीय गुणांक से या संख्या से भाग देना है। इसकी बात करें तो इसका हम वेग निकालें तो वेग बराबर डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी माइनस का आर कितना आपका 3 है, तो हमें इसमें 1/3 यानी 3 से भाग देना है। प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट के लिए प्लस का डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो कहता है 1/2, तो 1/2 से भाग देंगे तो क्या होगा 1/1/2। हमें क्या करना है, हमें 1/2 से भाग देना है, तो 1 के नीचे 1/2, 2 आपका ऊपर आ जाएगा, तो आपका आएगा कितना 2 डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो ये बट्टे में हमने ऊपर लिख दिया। इसकी बात करें तो इसमें आपके देखिए 2 अभिकारक हैं, पहला अभिकारक आपका SO2, दूसरा अभिकारक आपका O2, तो दोनों के लिए हम अलग अलग वेग निकाल लेंगे। इसके लिए तो वेग बराबर होता है आपका माइनस के डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, तो यहाँ कितना है 1 SO2 है, तो हम यहाँ 1 से भाग देंगे। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के लिए माइनस के डेल्टा आर अपॉन डेल्टा 2, तो यहाँ पर O कितने हैं, ऑक्सीजन आपके 1, तो हम यहाँ 1 से डिवाइड दे देंगे, 1 से डिवाइड दे देंगे। हम इसके प्रोडक्ट की बात करें तो इसका हम वेग निकालें तो वेग बराबर प्लस का डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, कितना है आपका 2, तो हमें 2 से भाग दे देना है। इसे करते हैं, वेग निकाल हम इस अभिकारक के लिए नाइट्रोजन के लिए तो माइनस के डेल आर अपॉन डेल टी, कितना है आपका 1 नाइट्रोजन, तो हमें 1 से भाग देना है। इसकी बात करें हाइड्रोजन की तो वेग बराबर माइनस के डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, कितना है 3, तो हमें 3 से भाग देना है। इसकी बात करें तो वेग बराबर प्लस का डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यहाँ 2 है तो हम 2 से भाग दे देंगे। तो कभी भी किसी वेग व्यंजक का समीकरण या सवाल सॉल्व करें तो उसमें हम क्या करेंगे, उसकी जो अभिक्रिया दी है उस अभिक्रिया में जो आपके अभिकारक दे रखे हैं या उत्पाद दे रखे हैं उसके रस समीकरण से क्या करते हैं, भाग देते हैं। जैसे यहाँ 3 था आर के साथ अभिकारक के साथ, तो 1/3 यानी 3 से भाग दे दिया। पी की बात करें प्रोडक्ट की तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है, 2 दिया तो मैंने 2 से डिवाइड दे दिया, जैसे कि आपके जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो एकदम सही आएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम वेग स्थिरांक और कोटि का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।